हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज़ फन। माय नेम इज़ सीमा अग्रवाल। आज हम क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है अर्थ एज अ प्लैनेट। इसको आप वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हालांकि टॉपिक काफ़ी इजी है क्योंकि छोटी क्लासेस में भी आपने इसको कवर कर रखा है, फिर भी 2-4 चीज़ें इसमें ऐड हुई हैं, उसको हम देखते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, अर्थ एज अ प्लैनेट। Introduction. Earth is one of the 8 planets in our solar system. All these planets revolve around the sun. The sun is a star and is much bigger than planets that revolve around it. अर्थ एक प्रकार का प्लैनेट है। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, उनमें से अर्थ भी एक प्लैनेट है। ठीक है ना, आपको पता है ना कि अर्थ एक प्लैनेट है। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, उसमें से एक अर्थ है। पहले हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स माने जाते थे और एक प्लूटो को भी हम प्लैनेट बोलते थे, लेकिन 2006 में प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया है, मेन प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया है। तो अब हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं, उसमें से एक प्लैनेट अर्थ भी है। और ये सारे के सारे प्लैनेट्स क्या होते हैं? सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। सन क्या है? सन एक प्रकार का स्टार, एक प्रकार का तारा है जिसका साइज प्लैनेट के साइज से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और सारे प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, बीच में सन रहता है, उसके चारों तरफ क्या होते हैं? प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। राइट, तो ये सोलर सिस्टम में इस तरीके से फंक्शन होता है। तो आपको याद रखना है कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं और उसमें से अर्थ भी एक प्लैनेट है और ये सारे प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं और सन एक प्रकार का स्टार है जिसका साइज प्लैनेट के साइज से काफ़ी बड़ा होता है। अब आप जैसे इस डायग्राम में देख रहे हैं कि सन दिया गया है और उसके बाद प्लैनेट्स दिए गए हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ठीक है, उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। तो कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट, तो 8 प्लैनेट्स हैं। अच्छा, जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं यानी कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इनको हम इनर प्लैनेट्स या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं, जबकि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून हैं ये आउटर प्लैनेट्स कहलाते हैं और इनको हम जोवियन प्लैनेट्स भी कहते हैं। अब टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और जोवियन प्लैनेट्स क्या होते हैं, ये नाम क्यों दिया गया है, वो मैं आपको बताती हूँ। इसके बीच में डिफरेंस क्या है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और जोवियन प्लैनेट्स में। अब हम डिफरेंस देखते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और जोवियन प्लैनेट्स में क्या डिफरेंस होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इनको इनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं, साथ में इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोलते हैं, जबकि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून इनको जोवियन प्लैनेट्स बोलते हैं या आउटर प्लैनेट्स भी बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनकी जो सरफेस है वो रॉक्स और मेटल से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, अधिकतर लैंड एरिया पाया जाता है और वो पथरीला है और मेटल्स पाए जाते हैं। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर मेड अप ऑफ रॉक्स और मेटल्स। सेकेंड, जो उसका सरफेस है वो सॉलिड है। थर्ड, इनके चारों तरफ देखो कोई भी रिंग्स नहीं होती हैं। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के चारों तरफ रिंग्स नहीं होती हैं, जैसे कि सैटर्न की रिंग होती है ना, लेकिन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के चारों तरफ कोई रिंग्स नहीं होती हैं। और अगर मून्स की बात की जाए तो वेरी फ्यू या नो मून्स होते हैं। जैसे आपने देखा है कि अर्थ का भी सिर्फ एक मून है ना, लेकिन जो बाकी आपके जो जोवियन प्लैनेट्स होते हैं उनके मून्स बहुत सारे होते हैं और साइज़ भी आप देखेंगे तो रिलेटिवली काफ़ी छोटा होता है। तो जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इनकी जो सतह होती है वो रॉक्स और मेटल से मिलकर बनती है, इनके सरफेस सॉलिड होते हैं, इनके चारों तरफ रिंग्स नहीं पाई जाती हैं और बहुत कम मून्स होते हैं, 1 या 2 होते हैं। कभी कभी तो बहुत से प्लैनेट्स के मून्स होते भी नहीं हैं और इनका साइज़ बहुत छोटा है। अच्छा, और जोवियन प्लैनेट्स क्या होते हैं? इनको जायंट प्लैनेट्स भी बोलते हैं। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है जो जोवियन प्लैनेट्स होते हैं इनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। जो जोवियन प्लैनेट्स होते हैं ये गैस जाइंट्स होते हैं, ये गैस से बने रहते हैं। इनके अंदर जो एटमॉस्फेयर है वो हीलियम और हाइड्रोजन से मिलके बनता है। ठीक है, तो सॉलिड सरफेस ना होके क्या होता है इनके पास, इनका जो अंदर जो पाया जाता है वो गैस पाई जाती है, हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसेस। ये आइस जाइंट्स भी होते हैं, कंटेन रॉक एंड आइस। इसमें रॉक और आइस मतलब टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है और बड़े बड़े पत्थर और आइस होती है। इनके पास सॉलिड सरफेस नहीं रहती है। सपोर्ट रिंग सिस्टम आप देख रहे हो, जैसे सैटर्न की रिंग्स आपको एकदम क्लियरली दिख रही हैं, तो इनमें जो जोवियन प्लैनेट्स होते हैं इनके चारों तरफ रिंग्स पाई जाती हैं। मल्टीपल मून्स, इनके कई सारे मून्स होते हैं और इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस अगर आपसे पूछा जाए कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और जोवियन प्लैनेट्स में क्या डिफरेंस है, तो वो मैंने आपको बता दिया कि जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं उनका सरफेस जो होता है रॉक्स और मेटल से मिलकर बनता है, सरफेस सॉलिड है, रिंग्स नहीं पाई जाएंगी, बहुत कम मून होंगे और साइज़ इन प्लैनेट्स का काफ़ी छोटा होता है। इसी का आप अपोजिट कर लोगे
तो आपको जोवियन प्लैनेट्स के बारे में पता चल जाएगा कि जो जोवियन प्लैनेट्स होते हैं उनका सरफेस सॉलिड नहीं होता है, इनके सरफेस में हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसेस पाई जाती हैं और इसमें रॉक्स और बहुत बड़े बड़े आइस पाए जाते हैं। ये रिंग सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, यानी कि इनके चारों तरफ रिंग्स पाई जाती हैं। इनके मून्स भी बहुत सारे होते हैं और इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो हम चैप्टर में वापस चलते हैं। नाउ the earth is at average distance of about 150 million kilometer from the sun. It is the fifth largest planet in the solar system. जो अर्थ है उसकी दूरी सन से करीब कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर है सन से दूर। ठीक है, अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है, सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो 150 मिलियन किलोमीटर है और ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। ठीक है, जुपिटर लार्जेस्ट है और अर्थ फिफ्थ लार्जेस्ट है। ठीक है, अब क्या डिफरेंस होता है स्टार्स और प्लैनेट्स के बीच में, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो स्टार्स जो होते हैं हैव देयर ओन सोर्स ऑफ एनर्जी, देयरफॉर दे रेडिएट लाइट एंड हीट। तो स्टार्स जो होते हैं उनकी खुद की एनर्जी का सोर्स होता है, इसकी वजह से लाइट और एनर्जी ये रेडिएट करते हैं, लाइट और हीट एनर्जी रेडिएट करते हैं, है ना। जबकि जो प्लैनेट्स होते हैं उनका खुद का कोई सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होता है, वो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट एनर्जी जो कि उनको स्टार्स से मिलती है। यानी कि जो स्टार्स होते हैं वो ल्यूमिनस होते हैं, उनकी खुद की लाइट और हीट एनर्जी है और हम ये उसी लाइट और हीट एनर्जी को रेडिएट करते हैं। जबकि प्लैनेट की खुद का कोई सोर्स नहीं है एनर्जी का, इसके ऊपर जो स्टार्स की लाइट एनर्जी जो फॉल होती है उसको रिफ्लेक्ट करता है। राइट, सेकेंड डिफरेंस है स्टार्स और प्लैनेट के बीच में कि स्टार्स का साइज प्लैनेट के साइज के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है ना। स्टार्स आर लार्ज इन साइज जबकि प्लैनेट्स आर स्मॉल इन साइज। स्टार्स आर फार अवे फ्रॉम अस, इस हमसे बहुत दूरी पर हैं स्टार्स, इसलिए हमको जब आसमान में रात में हम स्टार्स देखते हैं तो वो बहुत छोटे दिखते हैं क्योंकि वो हमारे से बहुत दूर हैं। नेक्स्ट, प्लैनेट्स आर नियरर टू अस, और प्लैनेट्स पास होते हैं इसलिए वो स्टार्स से बड़े देखने में लगते हैं। राइट, तो ये इसका डिफरेंस है। नाउ द अर्थ लाइज एट एन ऑप्टिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन, अर्थ की जो दूरी है सन से बिल्कुल सही दूरी पर है, इसलिए ना अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म है ना बहुत ज़्यादा ठंडा है, जिसकी वजह से क्या होता है अर्थ में लाइफ एग्जिस्ट करती है। जो अर्थ का डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर है जो सन से, वो एक ऑप्टिमम डिस्टेंस है जिसकी वजह से जो धरती है हमारी वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है। द अर्थ लाइज एट एन ऑप्टिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन, देयरफॉर इट इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। द 17 डिग्री सेल्सियस ऑफ एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज फॉर द एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन इट, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई अर्थ इज सुटेबल फॉर लाइफ और वाई डज लाइफ एग्जिस्ट इन ऑन अर्थ। तो उसका रीज़न ये है कि इसका जो टेम्परेचर है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, करीब एवरेज सरफेस टेम्परेचर अगर आप अर्थ का देखेंगे तो 17 डिग्री सेल्सियस है, जो लाइफ के लिए या सर्वाइवल के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए एकदम सही है। The earth has water and its atmosphere has gases necessary for life on it. दूसरा कारण क्या है कि अर्थ में लाइफ एग्जिस्ट करती है, ये है कि अर्थ के सरफेस पे वाटर पाया जाता है और सारे लिविंग बींग्स को वाटर चाहिए और जो कि अर्थ के सरफेस पे मिलता है। साथ में अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऐसी कई सारी गैसेस हैं जो कि हम लाइफ के लिए ज़रूरी होती हैं, जैसे ऑक्सीजन पाया जाता है जिसको हम ब्रीदिंग में यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से अर्थ सूटेबल है लाइफ के लिए और यहाँ पर लाइफ है। ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर इट इज़ ऑल्सो टर्म एज वाटरी प्लैनेट और वेट प्लैनेट। एक्चुअली आपको पता है कि अर्थ में 71% तो वाटर ही है, जिसकी वजह से अर्थ वाटरी प्लैनेट कहलाता है और इसको वेट प्लैनेट भी कहते हैं और अर्थ ब्लू दिखती है अगर हम स्पेस से देखते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अर्थ में लाइफ क्यों एग्जिस्ट करती है तो आप उसका रीज़न क्या लिखोगे कि अर्थ की जो दूरी है सूरज से वो एकदम सही डिस्टेंस पर है, करीब 150 मिलियन किलोमीटर दूर है सन से। इसकी वजह से अर्थ ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है। इसका जो एवरेज सर्फेस टेम्परेचर है वो 17 डिग्री सेल्सियस है जो कि एग्जिस्टेंस के लिए और सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए आइडियल है। दूसरा जो इसमें रीज़न जो इसको सपोर्ट करता है वो है कि अर्थ की सतह में पानी पाया जाता है जो कि लाइफ के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको वाटर चाहिए, भले वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। तीसरा जो रीज़न है वो ये है कि जो अर्थ है उसके एटमॉस्फेयर में ऐसी कई सारी गैसेस होती हैं जो कि लाइफ के लिए ज़रूरी होती है, जैसे कि ऑक्सीजन ब्रीदिंग के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए। फिर इसी पे दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि अर्थ को वाटरी प्लैनेट या वेट प्लैनेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि अर्थ पे पानी पाया जाता है, अधिकांश हिस्सा जो अर्थ का होता है वो वाटर से कवर रहता है, इसलिए इसको वाटरी प्लैनेट या वेट प्लैनेट कहते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट, द एटमॉस्फेयर
gaseous envelope around the earth provides many important gases such as oxygen, carbon dioxide and nitrogen, which are essential for the survival of human beings, plants and animals. जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर क्या होता है? जो हमें अर्थ के चारों तरफ गैस का जो एनवलप बना है ना, जो गैशियस एनवलप है मैं हमारे अर्थ के चारों तरफ, वो एटमॉस्फेयर कहलाता है। और ये इस एटमॉस्फेयर में कई सारी अच्छी गैसेस पाई जाती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जो कि ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स और एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये कारण है जिसकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट करती है अर्थ में। द एटमॉस्फेयर ऑल्सो प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, मीटियोर्स एक्सेट्रा। और जो एटमॉस्फेयर, जो हमारे चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है, वो हमको सन के हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी बचाता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर है, और ओजोन लेयर क्या करती है? सन की जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है उसको बचाता है, जिसकी वजह से जो धरती में जो हैं उनको स्किन कैंसर वगैरह नहीं होता है और लाइफ एग्जिस्ट होती है। साथ ही साथ जो मीटियोर्स वगैरह होते हैं वो एटमॉस्फेयर की वजह से, अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से अर्थ के सरफेस में अधिकांश वो नहीं गिरते हैं, वो वहीं बाहर ही हमारे स्पेस में ही नष्ट हो जाते हैं, वो अर्थ में आके नहीं गिरते हैं। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट करती है। नाउ ग्रीन हाउस गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड कीप द एटमॉस्फेयर वार्म। और क्या होता है, हमारे जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस पाई जाती है, जो क्या करता है, एटमॉस्फेयर को वार्म रखता है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होती है अर्थ, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होती है। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी कि 17 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर को ये मेंटेन करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब जो अर्थ है उसके 4 मेन स्फीयर हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब जितना भी ज़मीन का एरिया, जितना भी लैंड एरिया अर्थ पर है उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर मतलब क्या हुआ, जितना भी पानी, जहाँ पानी पाया जाता है वो पूरा हाइड्रोस्फीयर में आता है, जितने एरिया में पानी पाया जाता है। एटमॉस्फेयर जो जहाँ पर गैशियस एनवलप है जो है वो एटमॉस्फेयर कहलाता है। और बायोस्फीयर क्या होता है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर का वो सारा एरिया जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। आपको पता है ना कि जीवन तो धरती पे भी पाया जाता है, आसमान में भी है और पानी में भी है। तो ये तीनों चीज़ें मिलके बायोस्फीयर बनाते हैं। तो बायो मतलब होती है लाइफ, तो वो स्फीयर जहाँ तक लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, राइट। तो ये 4 स्फीयर होते हैं। अबाउट 71% Earth surface of the earth is covered by oceans and seas. The land area is only 29% है ना, इसलिए इसको वाटरी प्लैनेट या वेट प्लैनेट बोलते हैं, क्योंकि अर्थ का 71% तो ओशन और सी से ही घिरा हुआ है, मतलब पानी से कवर्ड है, जबकि लैंड एरिया कितना है, सिर्फ 29%। An interesting fact about the land masses is that we find water bodies or ocean seas at the antipodal location of land masses, for example North Atlantic Ocean and Australia। अच्छा, दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है और एक ध्यान देने वाली चीज़ है कि जो वाटर बॉडीज़ होती हैं और जो लैंड एरिया है वो अधिकतर एंटीपोडल लोकेशंस में है, मतलब अपोजिट लोकेशन पाई जाती है। मतलब एक तरफ आपको समुद्र दिखता है तो दूसरे उसके अपोजिट एंड में आपको क्या दिखता है, लैंड एरिया दिखता है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है नॉर्थ अटलांटिक और ऑस्ट्रेलिया, मतलब एक छोर पर तो लैंड का टुकड़ा होगा और दूसरे छोर पर वाटर बॉडी होगी, और ये दोनों अपोजिट पोल्स पे, इसलिए इसको एंटीपोडल कहते हैं। ठीक है, एंटीपोडल लोकेशंस इन्होंने और अच्छे से एक्सप्लेन की है। क्या होती है एंटीपोडल लोकेशंस? The antipode of a point or place on the surface of the earth is another point which is diametrically opposite to it। एंटीपोडल पॉइंट्स क्या होते हैं? वो 2 पॉइंट जो कि आपस में एकदम अपोजिट पोजीशन पे है, जैसे पॉइंट ए और पॉइंट सी। ये आप देखा जाए तो डायमेट्रिकली, मतलब अगर अर्थ के डायमीटर खींचा जाए तो ए और सी अपोजिट एंड में आ रहे हैं, तो ए और सी क्या कहलाएगा? एंटीपोडल पॉइंट। लेकिन अगर आप ए और बी को देखोगे तो क्या ए और बी एंटीपोडल पॉइंट होगा? नहीं, लेकिन ए और सी एंटीपोडल पॉइंट है, क्योंकि अगर इसके डायमीटर से लाइन खींची जाएगी तो ए और सी अपोजिट एंड में मिलेंगे। तो ऐसी लोकेशन, ऐसे पॉइंट जो कि डायमेट्रिकली अपोजिट होते हैं एक दूसरे से, उनको एंटीपोड या एंटीपोडल पॉइंट्स कहते हैं। अ पेयर ऑफ एंटीपोडल पॉइंट्स आर 2 पॉइंट्स दैट आर अपोजिट टू वन अनदर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू द अर्थ सेंटर। दूसरी तरीके से आप एंटीपोडल पॉइंट को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। वो क्या? एंटीपोडल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो कि आपस में अपोजिट होते हैं। अगर हमने उन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया और वो लाइन अगर अर्थ के सेंटर से पास हो रही है और अगर ये दोनों पॉइंट्स उस लाइन के अपोजिट एंड में पाए जा रहे हैं तो उसको एंटीपोडल पॉइंट कहेंगे। जैसे आप इस डायग्राम में देखो, तुम्हारा एक पॉइंट लिया ए और एक पॉइंट लिया सी,
है ना। अब एक स्ट्रेट लाइन इसके बीच में खींची, इस तरीके से खींची गई कि अर्थ के सेंटर से ये लाइन पास हो रही है। जब ये लाइन अर्थ के सेंटर से पास हो रही है और ए और सी अपोजिट एंड्स में दिख रहे हैं, तो हम ए और सी को क्या कहेंगे, एंटीपोडल पॉइंट। अच्छा, अब ए और बी ये भी तो लाइन के अपोजिट एंड में है, तो ये भी एंटीपोडल होना चाहिए। नहीं, ये एंटीपोडल क्यों नहीं है, क्योंकि लाइन ए बी जो है वो आपके अर्थ के सेंटर से पास नहीं हो रही है। तो एंटीपोडल पॉइंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो लाइन जो कि अर्थ के सेंटर से पास हो, चाहे ऐसे पास हो, चाहे ऐसे हो, चाहे डायगनली हो, लेकिन अर्थ के सेंटर से पास होगी, और फिर वो अगर अपोजिट एंड में है तो वो एंटीपोडल पॉइंट्स कहलाएंगे। The antipode of a place on Earth axis is distance from it by 180 degree of longitude and as many degrees of the north of the equator as the place is to the south and vice versa। मतलब जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा और उसकी दूरी नॉर्थ से, इक्वेटर के नॉर्थ साइड से और इक्वेटर के साउथ साइड में बराबर ही होनी चाहिए। यानी कि ये इक्वेटर है तो जितना दूर यहाँ का नॉर्थ है इक्वेटर से, उतना ही दूर साउथ होना चाहिए। मतलब दिस डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू दिस। अगर हम इसको पॉइंट ओ कह रहे हैं सेंटर को, तो ओ सी मस्ट बी इक्वल टू ओ ए। ठीक है, ओ सी को ओ ए के बराबर होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा एंटीपोडल पॉइंट। In the adjoining diagram, A and C are antipodal because the AC is passing through the Earth's center, but A and B are not antipodal location as the line joining these two points is not passing through the center of the Earth। वही मैंने बताया कि अगर आप ये वाला डायग्राम अगर आप देख रहे हैं, इस वाले डायग्राम में A और C तो एंटीपोडल पॉइंट है क्योंकि ये उस लाइन के अपोजिट एंड में है जो कि अर्थ के सेंटर से पास हो रही है। लेकिन A और B अपोजिट एंड तो हैं लेकिन एंटीपोडल एंड नहीं है, क्योंकि जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही है वो अर्थ के सेंटर से पास नहीं हो रही है, इसलिए A B आपके एंटीपोडल नहीं है, जबकि AC हैं। ना कॉन्सेप्ट ऑफ एंटीपोडल लोकेशंस इन्होंने और अच्छे समझाया है, जैसे नॉर्थ अटलांटिक ओशन का और ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल दिया था ना कि ये दोनों क्या है, एंटीपोडल है। ठीक है, क्योंकि ये जो अर्थ के सेंटर से लाइन पास हो रही है, उसकी एक साइड नॉर्थ अटलांटिक ओशन है और दूसरी साइड ऑस्ट्रेलिया है। तो मैंने बोला है कि अर्थ में अधिकतर लोकेशन ऐसी हैं जिसमें लैंड मासेस और जैसे ऑस्ट्रेलिया लैंड मास है और नॉर्थ अटलांटिक ओशन आपका वाटर बॉडी है, तो ये दोनों अपोजिट एंड में पाए जा रहे हैं। तो वाटर बॉडी और लैंड मासेस अपोजिट एंटीपोडल पोजीशन में होते हैं। ठीक है, उसी तरह पैसिफिक ओशन है और इंडिया है, पैसिफिक ओशन और इंडिया भी आपके एंटीपोडल लोकेशन में है। एक तरफ ओशन है, मतलब एक तरफ वाटर बॉडी है, एक तरफ वाटर बॉडी है और दूसरी तरफ लैंड एरिया है, और ये दोनों एंटीपोडल पॉइंट्स है क्योंकि ये अर्थ के सेंटर से ये लाइन पास होगी और ये दोनों चीज़ें अपोजिट एंड्स में पाई जा रही हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से एंटीपोडल लोकेशंस को एक्सप्लेन कर सकते हो। नाउ शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ का शेप क्या है? द शेप ऑफ द अर्थ इज़ नॉट परफेक्टली स्फेरिकल। देखो, अर्थ का शेप परफेक्टली स्फीयर जैसे नहीं है। अर्थ एक तरीके से संतरा होता है ना, ऑरेंज होता है ना, उस तरीके से का शेप है, यानी कि ऊपर से थोड़ा चपटा है, नीचे से पूरा चपटा है। ठीक है, द शेप ऑफ द अर्थ इज़ नॉट परफेक्टली स्फेरिकल। द अर्थ इज़ फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बल्जेस एट द इक्वेटर। अर्थ जो होती है वो जो तुम्हारी पोल्स है उसमें हल्की सी फ्लैट है, जबकि जो उसका सेंटर है वहाँ से थोड़ी सी बाहर की तरफ यानी बल्ज आउट हो रखी है। ठीक है, ऊपर से चपटी है और जो साइड से वो थोड़ी सी बाहर की तरफ बल्ज आउट है, निकली हुई है। Therefore, the polar diameter of the Earth is 12714 किलोमीटर and the equatorial diameter is 12756 किलोमीटर। इसलिए अगर आप पोल से पोल को ज्वाइन करोगे तो कितना है ये डायमीटर? 12714। और अगर आप इक्वेटर के दो एंड को जोड़ोगे, A to B है ना, इक्वेटर के दो एंड को जोड़ोगे तो ये थोड़ा बड़ा दिखेगा, यानी कि 12756 किलोमीटर ये पाया जा रहा है। यानी कि क्या है कि ऊपर का जो डायमीटर है, पोल्स का जो डायमीटर है, वो इक्वेटर के डायमीटर से थोड़ा कम होता है। लेकिन अगर ये स्फीयर होता तो दोनों डायमीटर बराबर होने चाहिए थे, लेकिन चूंकि दोनों डायमीटर बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये परफेक्ट स्फेरिकल शेप में नहीं होती है। Therefore, the Earth is an oblate spheroid। तो इस शेप को क्या कहते हैं, जो ऊपर से फ्लैट है और लेकिन साइड से थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला है, इस शेप को हम ओबलेट स्फेरॉइड कहते हैं और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, जियोइड। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा डिफाइन जियोइड। जियोइड क्या होता है, तो आप इसको इससे से एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो अर्थ का जो शेप है वो परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है, ये टॉप और बॉटम में फ्लैटेंड है, जबकि ये अपनी साइड में इक्वेटर की साइड ये बल्ज आउट है, जिसकी वजह से जो उसका पोल का जो डायमीटर है, पोलर डायमीटर है, वो थोड़ा सा कम है इसके इक्वेटोरियल डायमीटर से, राइट। और इस शेप को हम ओबलेट स्फीरॉइड या जियोइड बोलते हैं।
इक्वेटोरियल डायमीटर जैसे हमने बताया 12756 किलोमीटर है, और पोलर डायमीटर यानी कि नॉर्थ टू साउथ थोड़ा सा छोटा है 12714, यानी कितने का डिफरेंस आ रहा है, 42 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, द मेन रीजन वाई द अर्थ इज फ्लैटेंड एट द पोल्स इज द फोर्स दैट स्ट्रेचेस द अर्थ अलॉन्ग द इक्वेटर। क्या कारण है जिसकी वजह से अर्थ पोल्स पे फ्लैट है? एक्चुअली क्या हो रहा है, इक्वेटर ना इसकी दोनों तरफ क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से अर्थ बाहर की तरफ स्ट्रेच हो रहा है, यहाँ से और यहाँ से ये इसको खींच रहा है, जिसकी वजह से ये जब चीज़ स्ट्रेच होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये चीज़ स्ट्रेच होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये जो सरफेस है ऊपर से थोड़ा नीचे आ जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, राइट। तो इक्वेटर की दोनों तरफ बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है जो उसको बाहर की तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से ऊपर से जो पोल्स की साइड से जो अर्थ क्या हो गई है, फ्लैट हो गई है। द मेन रीजन वाई द अर्थ इज फ्लैटेंड एट द पोल्स इज द फोर्स दैट स्ट्रेचेस द अर्थ along the equator. As the earth rotates, all points on the equator are traveling at 1670 km per hour to complete one rotation in a day, while points near the poles are hardly moving. जब अर्थ रोटेट होती है अपनी एक्सिस पे तो इक्वेटर पर जितने भी पॉइंट्स पाए जाते हैं वो करीब 1670 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रोटेट कर रहे हैं, रोटेशन करते हैं एक डे में। ठीक है, as the earth rotates, all the points on the equator are traveling at 1670 km per hour to complete one rotation in a day. जब अर्थ रोटेट करती है और जब ये एक रोटेशन एक दिन में कंप्लीट करती है तो अर्थ के इक्वेटर पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो किस स्पीड में ट्रैवल कर रहे हैं, 1670 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। लेकिन जो पॉइंट्स पोल पे पाए जाते हैं वो हार्डली मूव कर रहे हैं, मतलब ना के बराबर मूव कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है, दिस क्रिएट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसकी वजह से एक बहुत बड़ा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है जो एक आउटवर्ड फोर्स है अलॉन्ग द इक्वेटर, एंड वेरी लिटिल फोर्स नियर द पोल्स, दिस स्ट्रेचेस द अर्थ आउट अलॉन्ग द इक्वेटर। ठीक है, जब आपकी अर्थ आपके एक्सिस में घूम रही है तो इक्वेटर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स पाए जाते हैं वो भी 1670 किलोमीटर की स्पीड से ही घूम रहे हैं, जबकि यहाँ पर और यहाँ पर क्या होता है, ना के बराबर कोई पार्टिकल्स मूव करते हैं, मतलब पोल्स में जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं वो ना के बराबर मूव करते हैं, जबकि यहाँ जो पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं इक्वेटर में वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, और ये क्या करता है, बाहर की तरफ जो लगता है तो अर्थ क्या होती है, इक्वेटर की तरफ से बल्ज आउट हो जाती है, यानी कि बाहर की तरफ फैल जाती है, स्ट्रेच हो जाती है, जबकि पोल्स को फिर ये नीचे खींच लेती है, यानी कि फ्लैट कर देती है। ओके, तो ये इसका रीज़न है इसके जियोइड शेप का, जिसको हम ओब्लेट स्फेरॉइड भी बोलते हैं। In the initial stages of human development, science and technology as well as means of transportation were not much developed. है ना, जब शुरुआत हुई थी ह्यूमन डेवलपमेंट का तो साइंस और टेक्नोलॉजी उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी उतना नहीं था। पीपल प्रेफर टू लिव इन देयर ओन फैमिलियर एरियाज। तो जब बहुत ज़्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं थी, तो लोग बाग अपने जो जानी पहचानी जगह थी वहीं रहना ज़्यादा पसंद करते थे, ज़्यादा दूर दूर की जगह पर ट्रैवल नहीं करते थे। देयर वर मैनी मिसकंसेप्शंस अबाउट द फार ऑफ प्लेसेस। तो क्या होता था, जो जगह दूर होती थी उनके बारे में मन घड़न बातें लोग बनाते थे। द अर्थ वॉज कंसिडर्ड एज फ्लैट डिस्क लाइक हेवनली बॉडी। तो लोग, तो उस वक्त के जब लोग थे ना, जब तक ये नहीं पता था कि अर्थ का एक्चुअल शेप क्या है, तो कोई कहता था अरे वो तो डिस्क शेप की तरह फ्लैट होती है अर्थ। तो The famous Indian astronomer Aryabhatta, born in the 5th century AD, believed that the earth was spherical in shape and rotates on its own axis. लेकिन क्या हुआ, जब 5th सेंचुरी में हमारे एक इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम आर्यभट्ट था, इनका ये विश्वास था कि जो अर्थ है वो स्फेरिकल शेप की है और ये अपनी एक्सिस पे खुद ही रोटेट करती है। ठीक है, मतलब सोचो, जब तक टेलीस्कोप वगैरह किसी का आविष्कार नहीं हुआ था तब भी हमारे एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट ने 5th सेंचुरी एडी में ये बात डिक्लेयर कर दी थी कि अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है और दूसरा अर्थ फ्लैट डिस्क लाइक नहीं है, इसका शेप स्फेरिकल है, यानी कि फुटबॉल की तरह है। Similarly, the Greek philosopher Pythagoras in 6th century BC also stated that the earth is spherical in shape. फिर 6th century BC में आए पाइथागोरस, वो एक ग्रीक फिलोसफर थे और इन्होंने बोला कि अर्थ क्या है, स्फेरिकल शेप की है। अब इरेटोस्थीन्स क्या होता है? Eratosthenes, who lived in the 3rd century BC, was a curator of library in Alexandria, Egypt. इरेटोस्थीन्स जो थे वो 3rd सेंचुरी में रहते के लोग थे, 3rd सेंचुरी के थे, और उन्होंने एक लाइब्रेरी क्रिएट करी थी
इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया में। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ यूजिंग अ वेरी सिंपल टेक्निक। तो इराटोस्थीन थे, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अर्थ के सर्कमफ्रेंस के बारे में बताया था कि अर्थ का अगर हम चारों तरफ अगर अर्थ को नापा जाए, है ना, सर्कमफ्रेंस क्या होता है टोटल लेंथ ऑफ अ सर्कल, है ना, ये जैसे अगर अर्थ है इस तरह की स्फेरिकल है तो उसकी टोटल लेंथ को इन्होंने नाप लिया था, कब, 3rd सेंचुरी में ही नाप लिया था, ठीक है। और बहुत से एक सिंपल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने ये चीज़ पता कर ली थी कि अर्थ का सर्कमफ्रेंस कितना है। और जब हमने आज इतना एडवांस हो गए तब हमने फाइंड आउट किया तो वो लगभग सेम निकला। He selected 2 wells, one at Syene near the Tropic of Cancer and the other in Alexandria. इन्होंने 2 wells चुने, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास और एक अलेक्जेंड्रिया के पास जो साइन के नॉर्थ में था, मतलब जिसकी दूरी 800 किलोमीटर की थी, ठीक है ना। वन एट सीन नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड अदर इन अलेक्जेंड्रिया टू द नॉर्थ ऑफ सीन एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 800 किलोमीटर्स। Solar rays are vertical over the Tropic of Cancer on 21st June, summer solstice इन द ईयर इन एवरी ईयर। आपको पता है कि 21 जून को तुम्हारे जो सन की किरणें होती हैं, सोलर रेज जो होती हैं, वो बिल्कुल वर्टिकल होती हैं, ठीक है ना, और इसी को हम सोलस्टिस कहते हैं। देयरफॉर द सोलर रेज को डायरेक्टली रीच द बॉटम ऑफ द वेल एट सीन। तो इसका मतलब क्या हुआ, चूँकि वर्टिकल रेज सीन इस जगह पर है तो आपका 21 जून को जो रेज है वो वर्टिकल आएंगी तो इस जगह पे जो वेल पड़ा है वो वेल के बॉटम तक वो रेज चली आएगी ना। जैसे ये वेल है, अगर तुम्हारी रेज वर्टिकल है तो ऑब्वियस की बात है ना कि उसके बॉटम तक चली आएगी। तो जो तुम्हारा 21 जून है तो सीन में जो वेल बना है उसकी रेज चूँकि वर्टिकल है उस दिन, तो उसके वेल वहाँ पर जो बना है उसके बॉटम तक जा रही है। On the same day he checked the angle of solar radiation at Alexandria, और उसी वक्त और उसी दिन उन्होंने अलेक्जेंड्रिया में चेक किया कि यहाँ पर सोलर रेज का क्या डायरेक्शन है या क्या एंगल बना रही है। एंड ही फाउंड आउट देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ 7 डिग्री 12 मिनट्स, और इन्होंने देखा कि जो सीन में जो सूरज की किरणों का डायरेक्शन है, एंगल है, और जो अलेक्जेंड्रिया में एंगल है उसका जो डिफरेंस आ रहा है वो 7 डिग्री 12 मिनट्स का आ रहा है। He equated this angle to the distance between the two places, presuming that the earth is spherical. तो इन्होंने मान लिया कि अगर हम मान लें कि अर्थ स्फेरिकल है तो अर्थ में टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो इन्होंने मान लिया कि दो प्लेसेस की दूरी कितने एंगल में होगी, 7 डिग्री 12 इंचेस की दूरी में होगी। अगर हम दो ऐसे पॉइंट्स लेते हैं, अगर हम समर सॉलिस्टिस की सोलर रेज को देखें तो आपके जो 2 पॉइंट्स हैं वो कितनी दूरी पे होते हैं, 7 डिग्री 12 मिनट्स की, ठीक है। He equated this angle to the distance between two places, presuming that the earth is spherical. तो उन्होंने कहा अगर हम मान लिया जाए कि अर्थ स्फेरिकल है तो 2 जगह के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा आपका, 7 डिग्री 12 मिनट्स। द डिस्टेंस बिटवीन सीन एंड अलेक्जेंड्रिया, और जबकि हमने निकाला था कि सीन और अलेक्जेंड्रिया के बीच की दूरी कितनी है, 800 किलोमीटर, और इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है, 7 डिग्री 12 मिनट्स। दस ही कैलकुलेटेड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ। तो उन्होंने सिंपल सा कैलकुलेशन लगाया मैथ्स का और उन्होंने सर्कमफ्रेंस निकाल लिया कि अगर मान लिया जाए कि अर्थ स्फेरिकल है तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। 2 प्लेसेस के बीच का हम एंगल मान रहे हैं 7 डिग्री 12 मिनट्स, और एक्चुअल में हमको पता है कि सीन और ऑस्ट्रेलिया जिसके बीच का एंगल 7 डिग्री 12 मिनट्स है उसके बीच की एक्चुअल दूरी 800 किलोमीटर है। तो 360 इंटू 800 अपॉन 7 डिग्री 12 मिनट्स को करेंगे तो 40,000 किलोमीटर इसकी वैल्यू निकलेगी, और एक्चुअल में जो सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ है उसकी वैल्यू इसी के बराबर है अप्रॉक्सीमेटली 40,000 किलोमीटर ही है। तो 3rd सेंचुरी में ही इन्होंने कॉमन सेंस से इराटोस्थीन्स ने अर्थ के सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस बता दिया था। ओके, नाउ एविडेंस रिगार्डिंग स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। अब क्या क्या एविडेंस है जिससे ये पता चलता है कि अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल है। सबसे पहले द बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट है ना, एक एक्सपेरिमेंट है, इसको बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट कहते हैं, और पूछा जाता है एग्जाम में, डिटेल क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसलिए इसको ढंग से करो, उसका डायग्राम भी याद करना। दिस एक्सपेरिमेंट वॉज कैरिड आउट इन द बेडफोर्ड कैनल इन द यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में एक बेडफोर्ड कैनल है, उस पर वहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। 3 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर फिक्स्ड एट एन इंटरवल ऑफ 5 किलोमीटर इन द कैनल इन अ स्ट्रेट लाइन। जो कैनल था उसके स्ट्रेट लाइन में इन्होंने एक सी हाइट के 3 पोल लिए, एक सी हाइट के, और इसको 5-5 किलोमीटर की दूरी में इन्होंने लगा दिया, ठीक है ना। 3 पोल, तीनों की हाइट एक है, और 5-5 किलोमीटर की दूरी में इन पोल्स को इन्होंने फिक्स कर दिया। द हाइट ऑफ ईच पोल अबव द वाटर लेवल वॉज द सेम। अब देखो, अगर क्योंकि सारे पोल्स जो थे सेम हाइट के थे तो वाटर लेवल से इन सारे पोल्स की जो हाइट आनी चाहिए थी वो सेम आनी चाहिए थी, ठीक है ना। तो ये वाला डायग्राम देखने को मिलना चाहिए था हमको।
अ टेलीस्कोप वॉज सेट नियर द फर्स्ट पोल टू ऑब्जर्व द टॉप हाइट ऑफ द पोल्स। एक फर्स्ट पोल के पास एक टेलीस्कोप लगाया गया, है ना, और देखा गया, इस टेलीस्कोप से तीनों की हाइट देखी गई। It was found that the line of sight was intersecting the middle pole as seen in the diagram। जब टेलीस्कोप से यहाँ से देखा जाए तो देखा उन्होंने, तो बीच में उन्होंने देखा बीच में दूसरा पोल आ रहा है, जबकि इनको चूंकि तीनों पोल बराबर की हाइट पे तो इनको तीनों पोल के टॉप दिखने चाहिए थे, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं हुआ। रियलिटी में क्या हुआ, जैसे इन्होंने देखना शुरू किया तो पहला पोल तो नज़र आया और दूसरा पोल बीच में आ रहा था, जिसकी वजह से तीसरा पोल दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, अगर सबकी हाइट बराबर है तो तीनों पोल दिखाई देना चाहिए थे। इट वॉज फाउंड द लाइन ऑफ साइट वॉज इंटरसेक्टिंग द मिडिल पोल। दिस इज पॉसिबल। तो ऐसा कब हो सकता है, ओनली इफ द सरफेस इज कर्व्ड। तो ऐसा कब होता है, जब सरफेस आपकी कर्व्ड होगी, है ना। जब सरफेस कर्व्ड होगी तो आपके अगर सेम हाइट का भी पोल होगा तो जो पोल सबसे ऊंचे वाले पॉइंट पर लगा है उसका ऑटोमेटिकली उसकी हाइट बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जब हम टेलीस्कोप से यहाँ से देख रहे हैं तो हमें यहाँ तक तो दिख रहा है, लेकिन हमको ये वाला पोल नहीं दिख रहा है, राइट। तो इससे क्या पता चल गया कि अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल है। ऑन अ फ्लैट सरफेस द टॉप पोर्शन ऑफ ऑल द पोल्स वुड हैव कोइंसाइडेड विद अ स्ट्रेट लाइन। अगर सपोज करो अर्थ का सरफेस फ्लैट होता तो हम यहाँ पर से अगर टेलीस्कोप में देखते तो हमको पहले पोल, दूसरा पोल और तीसरा पोल तीनों बराबर से दिखाई देते अगर अर्थ की सरफेस फ्लैट होती। लेकिन चूंकि हमको सिर्फ पहले दो दिखाई दे रहे हैं, तीसरा नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थ की सरफेस क्या है, आपकी कर्व्ड है ना। तो इसको कहते हैं बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट। ये यूके के बेडफोर्ड कैनाल में एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है, इसमें 3 पोल्स सेम हाइट के लगाए गए थे, सेम दूरी पे, 5-5 किलोमीटर की दूरी पे, और इसके फर्स्ट पोल के तरफ एक टेलीस्कोप से देखा गया था इसके टॉप को, है ना। तो इन्होंने देखा था कि पहले पोल का टॉप दिख रहा है, दूसरा पोल का जो टॉप है वो बीच में आ रहा है और तीसरा पोल नहीं दिख रहा है। तो दूसरा पोल बीच में कैसे आ गया, है ना, उसकी हाइट तो सेम होनी चाहिए। इसका मतलब ये पता चल गया कि अर्थ का जो सरफेस है वो कर्व है। दूसरा जो रीज़न है जिससे ये पता चलता है कि अर्थ स्फेरिकल है वो क्या है, साइटिंग अ शिप कमिंग टू अ पोर्ट पर जब जहाज़ दूर से आ रहा है तो उसको देख के भी ये पता चल गया कि नहीं, ये जो अर्थ है वो कर्व शेप में है। If you go to a port to observe a ship coming towards the port from far off distance in the sea, you will be able to observe the ship in the following sequence। अगर तुम किसी पोर्ट में जाओगे और दूर से आते हुए शिप को देखोगे तो तुम इस तरीके से देखोगे कि तुमको सबसे पहले क्या होगा, एक मिनट है, जैसे ये आप डायग्राम देख लो, है ना, कि ये तुम्हारा अगर अर्थ का शेप स्फेरिकल है ना, और अगर अर्थ का शेप तुम्हारा स्ट्रेट है तो क्या होगा। अब तुम पोर्ट में खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो और तुम देख रहे हो, है ना, तो जब तुम देखोगे आती हुई शिप को सबसे पहले तुम्हें दिखेगा कि उसका धुआं निकलता दिख रहा है, उसके बाद तुमको उसका पोल दिखाई देगा और उसके बाद तुम्हें उसका सबसे छोटा हिस्सा दिखाई देगा, टेल दिखाई देगी बोट की। ठीक है, ship in the following sequence, spherical earth, first we see the smoke, then the mast, and finally the entire ship is seen। ठीक है ना, अगर सन अर्थ स्फेरिकल है तो सबसे पहले हमको धुआं निकलता दिखेगा, फिर हमको मास्ट यानी कि ये बड़ा वाला पोल दिखाएगा और फिर हमें पूरी शिप दिखेगी। अगर अर्थ फ्लैट होती तो हमें पूरा शिप एक साथ दिखता, एंटायर शिप कुड बी सीन एट वंस, है ना। तो अगर हमारी अर्थ का सरफेस फ्लैट होता तो हमें पूरी शिप एक बार में दिखती, पूरी की पूरी दिखती, ना कि पहले धुआं दिखता, फिर आपको मास्ट दिखता और फिर आपको पूरी शिप दिखती। तो दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज द अर्थ इज स्फेरिकल। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अर्थ स्फेरिकल है इसलिए हमको पहले शिप का धुआं दिखता है, फिर शिप का मास्ट देखने को मिलता है और फिर थोड़ी देर के बाद पूरी की पूरी शिप दिखती है। इससे ये पता चल जाता है कि अर्थ स्फेरिकल है, फ्लैट नहीं है। ऑन अ फ्लैट अर्थ वुड हैव ऑब्जर्व द एंटायर शिप फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस। अगर अर्थ फ्लैट होती तो पूरा शिप हमें दूर से ही पूरा शिप दिखता, थोड़ा थोड़ा करके नहीं दिखता। उसी तरीके से एक तीसरी एक सिंपल एक्टिविटी है, उससे भी हम पता लगा सकते हैं कर्व सरफेस में क्या होता है ना। सब ये वाला डायग्राम आप देखो कि इस वाले डायग्राम है ना, क्या हो रहा है, सेलेक्ट ए लार्ज मून हुज हाइट इज मोर देन 3 मीटर। आपने एक बड़ा सा टीला ले लिया जिसकी हाइट करीब 3 मीटर से बड़ी है। आस्क योर फ्रेंड टू स्टैंड अप पोजीशन ए एंड यू कैन स्टैंड एट पोजीशन बी। अपने फ्रेंड से बोल दो कि इस पोजीशन ए पे खड़ा हो जाओ, तुम खुद पोजीशन बी पे खड़े हो जाओ। ठीक है, आस्क योर फ्रेंड टू क्लाइम द मून टू कम टुवर्ड्स यू। अब अपने फ्रेंड से बोलो कि इस टीले को चढ़ के तुम ऊपर की तरफ आओ। ठीक है, इस टीले को चढ़ के आप ऊपर की तरफ आओ। आप यहाँ से उसको दूसरी साइड से ऑब्जर्व कर रहे हो। you will find that you will be able to see his head, body and legs in the sequential order। जब तुम बी पोजीशन में खड़े होकर अपने दोस्त को देखोगे जो चढ़ के ऊपर की तरफ आ रहा है, तो आप देखोगे पहले उसका सर दिखाई देगा, फिर उसकी बॉडी दिखाई देगी और फिर उसका बीच का पोर्शन दिखाई देगा, फिर उसकी पूरी बॉडी दिखाई देगी, है ना। मतलब सबसे पहले आपको सर दिखाई देगा, पूरा का पूरा वो व्यक्ति नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है
you will find that you will be able to see his head, body and legs in a sequential order. This is possible due to the curved nature of the moon. तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मून जो है वो आपका कर्व नेचर में है, इससे सबसे पहले आपको सर दिखाई दिया, फिर उसका बीच का पोर्शन दिखाई दिया बॉडी का, फिर पूरी बॉडी दिखाई दी। तो बस यही लॉजिक है कि जब आप शिप को देखते हो दूर से तो पहले आपको शिप का धुआं दिखाई देता है, फिर शिप का मास्ट दिखाई देता है, फिर पूरी की पूरी शिप दिखाई देती है। इसका मतलब क्या होता है, जो अर्थ का जो सरफेस है वो कर्व्ड है। ठीक है, तो इस तरह के छोटे से एग्जाम्पल से उन्होंने बताया है। तीसरा जो है, जो ये जस्टिफाई करता है कि अर्थ का शेप स्फेरिकल है, वो है सनराइज और सनसेट। आपको पता है कि दुनिया के अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइमिंग में सनराइज और सनसेट होता है ना। अगर सपोज करो अर्थ फ्लैट होती तो भाई हर जगह सनराइज और सनसेट का टाइम सेम होना चाहिए, लेकिन आप देखते हो किन्हीं जगहों पर सनराइज़ पहले हो जाता है, किन्हीं जगहों पर सनराइज़ बाद में होता है, या सनसेट पहले हो जाता है या कुछ जगहों में सनसेट बाद में होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल है। सनराइज एंड सनसेट, टाइमिंग ऑफ सनराइज एंड सनसेट आर नॉट द सेम एवरीवेयर ऑन द अर्थ। एज द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, people in the east can see sunrise earlier than the people in the west. Had the earth been flat, all places on the earth would have experienced sunrise and sunset at the same time. तो कहीं कहीं आपको सनराइज़ पहले दिखता है और कहीं कहीं सनराइज़ बाद में दिखता है। आपको पता है कि जो सन है वो ईस्ट से राइज होता है और वेस्ट में सेट हो जाता है। तो जो ईस्ट के लोग हैं उनको सनराइज़ पहले दिखता है बजाय के वेस्ट के लोगों से। अगर अर्थ प्लेन होती तो क्या होता, हमको चारों तरफ से हर जगह से, चाहे ईस्ट हो चाहे वेस्ट हो, हमको सन क्या होता, एक ही टाइम पे दिखाई देता है ना। तो आप देख रहे हो कि आपको ईस्ट वाले लोगों को पहले सन दिखता है बजाय के वेस्ट। मतलब अगर ईस्ट में दिन होता है तो वेस्ट में रात होती है ना। सनराइज एंड सनसेट अकर्स एट डिफरेंट टाइम्स एट डिफरेंट प्लेसेस। अगर फ्लैट अर्थ होती तो हर जगह सूरज की रोशनी बराबर पड़ती है ना। तो सनराइज एंड सनसेट वुड हैव अकर्ड एट द सेम टाइम इन ऑल द प्लेसेस। तो इससे भी ये प्रूव होता है कि अर्थ का जो शेप है वो क्या है, स्फेरिकल है। ना पोजीशन ऑफ द पोल स्टार, पोजीशन ऑफ द पोल स्टार मतलब जो ध्रुव तारा होता है उसकी पोजीशन से भी हमको ये पता चल जाता है कि अर्थ का शेप स्फेरिकल है। आपको पता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पोल स्टार होता है जो कि रात में नॉर्थ डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। ध्रुव तारे को देख के या पोल स्टार को देख के ही हम पता लगाते हैं कि अच्छा रात में कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द पोल स्टार हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ डायरेक्शन एट नाइट, क्योंकि ध्रुव तारा हमेशा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही पाया जाता है, यानी कि वो हमेशा उसकी पोजीशन नॉर्थ ही होती है। इसलिए उस ध्रुव तारे को, पोल स्टार को देख के हम पता लगा लेते हैं रात में कि अच्छा ये वाली जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ है। फिर हम बाकी डायरेक्शन पता कर देते हैं। एक बार नॉर्थ पता चल जाएगी तो उसके अपोजिट साउथ हो जाएगी, फिर ईस्ट और वेस्ट। इट अपीयर्स वर्टिकली ओवरहेड एट द नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल के ठीक ऊपर है तुम्हारा पोल स्टार। As the earth is spherical, the position of the pole star is different at different places and it is related to the latitude of the place. चूंकि अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल है, इसलिए अलग अलग जगह में पोल स्टार की पोजीशन अलग अलग दिखती है उस जगह की लैटिट्यूड के हिसाब से, है ना। अगर अर्थ फ्लैट होता तो भाई पोल स्टार तो पोल के ऊपर है, तो हर जगह से हमें पोल स्टार की दूरी सेम दिखनी चाहिए, है ना। लेकिन अलग अलग प्लेस जो कि अलग अलग लैटिट्यूड पर है वहाँ से पोल स्टार की दूरी अलग अलग दिखती है। इसका मतलब क्या होता है कि अर्थ क्या है आपका स्फेरिकल। फॉर एग्जांपल सिंगापुर इज एट द इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड, देयरफॉर द पोल स्टार अपीयर एट 0 डिग्री और एट द होराइजन फॉर दोज हु ऑब्जर्व इट इन सिंगापुर। जैसे सिंगापुर में जो सिंगापुर है वो इक्वेटर में जाता है तो उसका लैटिट्यूड कितना है 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री, तो पोल स्टार की पोजिशन भी क्या है 0 डिग्री, है ना। लेकिन जो पोजीशन तुम्हारी सपोज करो अगर कोई प्लेस है वो 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर है तो वहाँ पर पोल स्टार कहाँ दिख रहा है 50 डिग्री पर। अगर कोई जगह है वो 90 डिग्री पर है जिसका लैटिट्यूड 90 डिग्री है तो वहाँ पे पोल स्टार कहाँ दिख रहा है 90 डिग्री पर, मतलब ठीक सर के ऊपर। द पोल स्टार इज़ नॉट विजिबल फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फीयर, और ये ध्यान देने वाली बात है कि पोल स्टार सदर्न हेमिस्फीयर से दिखता ही नहीं है ना, क्योंकि पोल स्टार जो होता है वो नॉर्थ पोल में पाया जाता है और सदर्न हेमिस्फीयर पर तो जस्ट अपोजिट हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के, तो पोल स्टार तो सदर्न हेमिस्फीयर से दिखता ही नहीं है। तो पोल स्टार की पोजीशन डिपेंड करती है कि आपकी जगह की पोजीशन की लैटिट्यूड का क्या है। जो लैटिट्यूड होगा उसी पोजीशन पे आपको आपका पोल स्टार दिखेगा। इफ़ द अर्थ वॉज फ्लैट द पोल स्टार वुड हैव सेम हाइट ऑफ ऑल द लैटिट्यूड, अगर अर्थ फ्लैट होती है तो पोल स्टार पूरी जगह से बराबर की दूरी में होता है। ठीक है, देखो इस डायग्राम में दिखा रहे हैं कि अर्थ स्फेरिकल है, इसलिए जो पोजीशन 90 डिग्री पर अगर है तो फिर जिसका लैटिट्यूड तो राइट जस्ट उसके सर के ऊपर आपको पोल स्टार दिख रहा है। जो प्लेस आपकी 50 डिग्री उस पर है तो पोल स्टार आपको 50 डिग्री के एंगल में दिख रहा है, और जो पोजीशन 0 डिग्री लैटिट्यूड पे है वहाँ पे पोल स्टार आपको 0 डिग्री पे दिख रहा है। अगर हमारा अर्थ का सरफेस फ्लैट होता तो हमको 0 डिग्री पे भी 50 डिग्री पे भी और 90 डिग्री पे भी पोल स्टार हमको इसी तरीके से सेम हाइट पर दिखता।
ठीक है, राइट। तो इससे कंफर्म हो गया कि पोल स्टार की पोजीशन से भी हम ये बता सकते हैं कि अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल है और फ्लैट नहीं है। तीसरा तरीका जिसे हम बता सकते हैं वो है, मतलब नेक्स्ट जो तरीका है जिसे हम बता सकते हैं कि अर्थ स्फेरिकल है, वो है ल्यूनर एक्लिप्स। ल्यूनर एक्लिप्स क्या होता है? जब चंद्र ग्रहण होता है। ड्यूरिंग द ल्यूनर एक्लिप्स द शेडो ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द मून। अर्थ की जो परछाई होती है मून पे पड़ती है, जिसकी वजह से मून दिखाई नहीं देता है, राइट। दिस शेडो इज ऑलवेज सर्कुलर। हमेशा देखना कि जब भी ल्यूनर एक्लिप्स होता है तो जो शेडो पड़ती है अर्थ की वो हमेशा सर्कुलर ही पड़ती है। इससे तो तुम साफ साफ क्लियर हो गया कि अर्थ का शेप क्या है? स्फेरिकल। क्योंकि हमारी शेडो का शेप क्या होता है? जो हमारा शेप होता है। तो अर्थ का अगर शेडो सर्कुलर पड़ रहा है इसका मतलब कि अर्थ क्या है? स्फेरिकल इन शेप। ठीक है। नाउ सर्कुलर होराइजन, इफ़ वी ऑब्जर्व द अर्थ फ्रॉम टॉल बिल्डिंग, अगर हम एक ऊंची सी बिल्डिंग में खड़े हो जाएं और फिर हम उस वहाँ से धरती को देखें तो होराइजन अपीयर सर्कुलर, तो हमको होराइजन देखने में सर्कुलर दिखेगा। व्हेन वी मूव हायर वी आर एबल टू सी अ लार्ज, जब हम ऊंचाई की तरफ चढ़ेंगे उस पर तो हमको ज़्यादा दूर का एरिया दिखेगा। दिस इज पॉसिबल ड्यू टू द स्फेरिकल नेचर ऑफ द अर्थ। ऐसा कब हो सकता है? जब अर्थ स्फेरिकल नेचर की होगी, राइट। अगर अर्थ स्फेरिकल नेचर की नहीं होती तो ऐसा नहीं होता है ना। अर्थ स्फेरिकल नेचर की जगह तो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो तुमको यहीं तक का हॉराइजन दिखेगा, लेकिन अगर तुम मतलब यहीं तक का तुमको दिख रहा है हॉराइजन, और अगर तुम यहाँ हो तो तुमको यहाँ तक का हॉराइजन दिख रहा है, ठीक है। अगर अर्थ फ्लैट होती तो तुम यहाँ से भी तुमको इतना ही दिखता और यहाँ से भी तुम्हें सेम ही दिखता, राइट। Had the Earth's surface been flat, the horizon would have been the same irrespective of the altitude. तो अगर अर्थ फ्लैट होती तो आपको हॉराइजन सेम दिखता irrespective of the altitude, यानी हाइट। आप किसी भी ऊंचाई पे खड़े होते आपको हॉराइजन सेम दिखता, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जब आप किसी टॉल बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाते हो तो आपको छोटी नीचे वाली लोकेशन में आपको हॉराइजन छोटा दिखता है, जबकि आप और ऊंचाई पे चढ़े जाते हो तो आपको हॉराइजन और बड़ा दिखता है। इसका मतलब क्या है कि अर्थ का शेप क्या है? स्फेरिकल है। नेक्स्ट जो है जिससे हम प्रूव कर सकते हैं अर्थ स्फेरिकल है वो है सर्कम नेविगेशन। सर्कम नेविगेशन मतलब होता है धरती के चारों तरफ परिक्रमा काटना। टू प्रूव द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, फेर्डिनेंड मैगेलन, अ पोर्तुगीज एक्सप्लोरर, अंडरटुक द टास्क ऑफ सर्कम नेविगेशन इन द ईयर 1511। ये बात प्रूव करने के लिए कि धरती स्फेरिकल है, एक पोर्तुगीज एक्सप्लोरर थे फेर्डिनेंड मैगेलन, उन्होंने एक टास्क लिया। उन्होंने बोला ठीक है मैं शिप के द्वारा पूरी पृथ्वी का परिक्रमा लेके आऊँगा, ठीक है, पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के आऊँगा, पूरे अर्थ का चक्कर लगा के आऊँगा। इन्होंने ये एक्सपीडिशन कब किया? 1511 में। हिज सक्सेसफुल सर्कम नेविगेशन ऑल्सो प्रूव दैट द अर्थ इज स्फेरिकल। तो इन्होंने जिस पॉइंट से शुरू किया था वो घूम के उसी पॉइंट पे आ गए थे, है ना, यानी कि उन्होंने पूरा धरती का एक परिक्रमा काट लिया था। इसका मतलब क्या हो गया था कि अर्थ क्या है? स्फेरिकल शेप में है। टुडे मैनी फ्लाइट्स मेक ट्रिप्स अराउंड द वर्ल्ड, दिस प्रूव दैट द अर्थ इज स्फेरिकल। आज की डेट में देखा जाए तो बहुत सारे फ्लाइट्स होते हैं जो दुनिया में पूरी तरफ घूमते हैं, और इससे भी ये पता चल जाता है कि अर्थ क्या है? स्फेरिकल इन शेप है ना। तो फेर्डिनेंड मैगेलन ने क्या किया था? शिप के द्वारा धरती का चारों तरफ चक्कर लगाया था और उन्होंने देखा था कि वो घूम के उसी पॉइंट पे आ गए हैं जिस पॉइंट पे उन्होंने स्टार्ट किया था। इसको सर्कम नेविगेशन कहते हैं, और इससे प्रूव हो गया था कि अर्थ जो है वो तुम्हारा स्फेरिकल शेप का है ना। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी का असर क्या होता है? एवरी ऑब्जेक्ट इट्स ओन वेट। हर ऑब्जेक्ट का अपना खुद का वेट होता है। दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है, जिसकी वजह से डिसाइड होता है कि इस ऑब्जेक्ट का वेट क्या है। द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम एवरीवेयर ऑन द अर्थ। अगर देखा जाए तो धरती पे हर जगह पर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट लगभग सेम होता है, बहुत माइनर डिफरेंस होता है जिसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, मतलब नेग्लिजिबल होता है। मतलब कहा जा सकता है कि धरती के हर एक पॉइंट पर जो वेट होता है वो कांस्टेंट होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये कब पॉसिबल होगा? जब अर्थ स्फेरिकल होगी, है ना। जब अर्थ स्फेरिकल होगी तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो धरती के हर कोने में इक्वल लगेगी ना, है ना, क्योंकि रेडियस इक्वल लगेगी तो किसी भी लोकेशन में आप रहोगे आपका बॉडी का वेट सेम आएगा, ठीक है। तो ये भी पॉइंट प्रूव करता है कि अर्थ स्फेरिकल है। अब देखो ये तो बहुत ही अच्छा है, सैटेलाइट से पिक्चर ले ली गई है, उससे तो पता ही चल गया कि अर्थ स्फेरिकल है। सैटेलाइट से इस तरीके से आपको अर्थ देखने को मिलती है, ब्लू और उसका गोल शेप दिखता है, स्फेरिकल शेप दिखता है, तो पता चल जाता है कि अर्थ स्फेरिकल है। सैटेलाइट्स क्या होते हैं? आपको पता है सैटेलाइट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमते हैं, है ना। हमारा जो अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो मून है। द सैटेलाइट्स दैट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ सेंड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू देयर
बेस स्टेशन। अब क्या होता है, हमने कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी लॉन्च कर रखे हैं हमारे साइंटिस्ट ने, जो कि अर्थ के चारों तरफ परिक्रमा काटते हैं, ऑर्बिट करते हैं, और वो बहुत वैल्यूबल इंफॉर्मेशन धरती के बेस स्टेशन तक पहुंचाते हैं। ठीक है, देखो इस तरह के डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये सैटेलाइट है, ये अर्थ के चारों तरफ से घूम रहा है और चारों तरफ ही नज़र रखे रहता है अर्थ में कि क्या चल रहा है, और जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो अपने बेस स्टेशन तक पहुंचाता है। द डेटा प्रोवाइडेड बाय दीज सैटेलाइट्स ऑल्सो प्रूव दैट द अर्थ इज स्फेरिकल। तो ये जो डेटा हमको इन बेस सैटेलाइट से मिलता है, इन सैटेलाइट से मिलता है, ये भी प्रूव कर देता है कि अर्थ क्या है, स्फेरिकल। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है अर्थ के बारे में। पहला, अर्थ इज़ वन ऑफ द 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। 8 प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट अर्थ भी है हमारे सोलर सिस्टम में। द सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। अर्थ के सबसे करीबी स्टार कौन सा है, सन। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज 150 मिलियन किलोमीटर। एवरेज दूरी देखी जाए सन और अर्थ के बीच में तो करीब 150 मिलियन किलोमीटर है ये दूरी। अर्थ एक प्रकार का इनर प्लैनेट है और बाकी इनर प्लैनेट कौन से हुए, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। अर्थ इज़ वन ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। इनर प्लैनेट को हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं, क्योंकि अर्थ का जो सरफेस है वो सॉलिड है और अधिकतर रॉक से और मेटल से मिलकर बना है, इसलिए अर्थ को एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं। द पोजिशन ऑफ द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। सोलर सिस्टम में देखा जाए तो अर्थ की जो पोजीशन है वो तीसरी है सन से, क्योंकि पहले आएगा मरकरी, फिर वीनस और थर्ड पोजीशन में है हमारा अर्थ। तो थर्ड प्लैनेट कहा जाता है अगर सन से इसकी पोजीशन देखी जाए तो। इट इज़ नोन एज अ वाटरी प्लैनेट। इसको वाटरी प्लैनेट बोलते हैं क्योंकि 71% पानी पाया जाता है अर्थ के सरफेस में। इट इज़ अ यूनिक प्लैनेट विच हैज़ एटमॉस्फेयर टू सपोर्ट लाइफ। ये एक यूनिक प्लैनेट है क्योंकि इसके पास एटमॉस्फेयर है जिसकी वजह से जीवन है, और उन एटमॉस्फेयर में ऐसी इंपॉर्टेंट गैसेस है जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जो कि लाइफ को सपोर्ट करती हैं। और इसमें एक ओजोन लेयर भी पाई जाती है जो कि धरती को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है, और जो उसका एटमॉस्फेयर है वो मीटियोर्स वगैरह को भी सरफेस पे फॉल करने से बचाता है, जिसकी वजह से अर्थ में लाइफ एग्जिस्ट करती है। इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अगर साइज वाइज देखा जाए तो अर्थ 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है ना। जुपिटर का साइज सबसे बड़ा है, 5वें नंबर में अगर साइज के हिसाब से देखा जाए तो अर्थ 5वें नंबर पर आती है। The polar diameter of the earth is 12714 किलोमीटर and the equatorial diameter is 12756। पोल से पोल तक की दूरी अगर देखी जाए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का अगर डिस्टेंस तुम देखोगे तो 12714 निकलेगा, जबकि इक्वेटर के दोनों अपोजिट एंड को अगर आप जोड़ोगे तो आपका उसका डायमीटर निकलेगा 12756। यानी कि पोल से पोल की दूरी थोड़ी सी कम है और इक्वेटर से इक्वेटर की थोड़ी सी ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, करीब 42 किलोमीटर का डिफरेंस आता है। इससे हम कह सकते हैं कि जो अर्थ का जो शेप है वो परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है, ये जियोइड शेप है या ओबलेट स्फेरिकल है। इसका मतलब ऊपर से चपटी है और जबकि इक्वेटर की तरफ से थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली है। सरकमफ्रेंस जो अर्थ का इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस है वो करीब 40,075 किलोमीटर्स है, जबकि पोलर का देखा जाए तो 40,008 किलोमीटर है। ठीक है, द एवरेज सरफेस टेम्परेचर की जो है धरती का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना है, 17 डिग्री सेल्सियस, और मैक्सिमम टेम्परेचर जो पहुंच जाता है वो 58 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। The time taken for one revolution around the sun is 1 year, that is 365 days, and 365 1/4 days। ठीक है, ये कितना टाइम लगता है धरती को सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा लगाने में, करीब एक साल में 365 डेज, 365 1/4 डेज। इसी से अपना एक साल में हम लोग मानते हैं कि 365 डेज होते हैं, क्योंकि इतने दिन लगते हैं धरती को सूरज के चारों तरफ एक बार परिक्रमा करने में, रिवॉल्व करने में। द टाइम टेकन टू टर्न वंस ऑन इट्स एक्सिस 1 day is 23 hours 56 minutes इज रोटेशन पीरियड। जो रोटेशन पीरियड होता है एक दिन में, इसको 24 घंटे 56 मिनट्स लगते हैं एक कंप्लीट रोटेशन कवर करने में। तो हम लोग मानते हैं कि 24 आवर्स का एक डे होता है। नंबर ऑफ सैटेलाइट, कितने सैटेलाइट्स हैं धरती के पास? धरती के पास सिर्फ एक मून है। ठीक है ना, तो ये खासियत भी है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के पास फ्यू मून्स हैं या नो मून है। तो हमारे अर्थ के पास एक मून है। हाईएस्ट पॉइंट जो अर्थ का है वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट करीब 8,849 मीटर है। और जबकि लोएस्ट पॉइंट जो अर्थ का है वो चैलेंजर डीप है, जो कि मरियाना ट्रेंच के अंदर है, और वो तुम्हारा पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। पैसिफिक ओशन में एक पोजीशन है मरियाना ट्रेंच, पैसिफिक ओशन में एक पोजीशन है मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच का जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है वो है चैलेंजर डीप, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, 10,935 मीटर। ठीक है,
तो आपका हाईएस्ट पॉइंट हो गया माउंट एवरेस्ट 8849 और जो लोएस्ट पॉइंट हो गया वो हो गया चैलेंजर डीप इन मरियाना ट्रेंच। और ये चीज़ कहाँ है? पैसिफिक ओशन में, जिसकी दूरी है करीब 10,935 मीटर इन डेप्थ। अर्थ एज द होम ऑफ ह्यूमन काइंड, अर्थ में बहुत मतलब घर है, जीवन है ह्यूमन बींग्स के लिए, है ना? क्यों? अर्थ एज द होम ऑफ ह्यूमन काइंड, द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द यूनिवर्स नोन टू सपोर्ट लाइफ। अर्थ पूरी यूनिवर्स में एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे जीवन है। लाइफ ऑन द अर्थ इज रिलेटेड टू 4 मेजर स्फीयर्स ऑफ द अर्थ। धरती पे जीवन क्यों है? क्योंकि धरती में 4 स्फीयर पाए जाते हैं। जितना भी ज़मीन पाई जाती है, लैंड एरिया पाया जाता है, उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। जितना भी पानी पाया जाता है जितने भी एरिया में, उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। जितने भी एरिया में हवा पाई जाती है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और इन तीनों को मिला के जितने भी एरिया में जीवन है उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो इस डायग्राम से आप समझो बायोस्फीयर क्या है कि जहाँ जहाँ आपका जीवन है वो बायोस्फीयर कहलाएगा, है ना? आपको पता है कि जीवन तो भैया पक्षी एटमॉस्फेयर में उड़ते हैं तो जीवन एटमॉस्फेयर में भी है। फिर हम सब तो लैंड में रहते हैं तो जीवन लिथोस्फेयर में है। फिर मछली और एक्वेटिक एनिमल पानी के अंदर रहते हैं, यानी कि जीवन क्या है? हाइड्रोस्फीयर में भी है। तो जितने पोर्शन में जीवन है उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। तो इस हिसाब से अर्थ के कितने स्फीयर हैं? 4 स्फीयर हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। अब इसको समझ लें, लिथो मतलब क्या होता है? लिथोस्फीयर, लिथो मतलब होता है रॉक या स्टोन और स्फीयर मतलब होता है अर्थ। Thus, lithosphere is a term used for all types of land areas on the earth. इसलिए लिथोस्फीयर का इस्तेमाल किया गया है जितनी भी धरती जितना भी लैंड जमीन जो अर्थ में पाई जाती है वो लिथोस्फीयर कहलाती है। भले ही वो प्लेन एरिया हो, प्लेट्यू रीजन हो, माउंटेन्स हो, हिल्स हो, जहाँ जहाँ आपकी धरती है, लैंड है, उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है? लैंड एरिया ऑन land area on the earth is only 29%, remaining 79% of the land area is covered by water. अर्थ में 29% ही लैंड एरिया है, बाकी का 71% तो वाटर से कवर है। यानी कि लिथोस्फीयर कितना है? 29%, जबकि हाइड्रोस्फीयर कितना है? 71%। वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स आर फाउंड ऑन एंड विद इन द लिथोस्फीयर। बहुत अलग अलग प्रकार के रॉक्स और मिनरल्स पाए जाते हैं तुम्हारे लिथोस्फीयर के ऊपर है, और अगर खोदोगे तो नीचे से भी बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं। सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू द विदरिंग ऑफ रॉक इन द लिथोस्फीयर। दिस सॉइल इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स विच इज एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ विच इन टर्न सपोर्ट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सॉइल कैसे बनती है? जब लिथोस्फीयर में जो रॉक्स पाए जाते हैं जब वो टूटते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं, तो वो आगे चल के सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस सॉइल में बहुत प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं कि जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और चूंकि प्लांट फिर ग्रो करते हैं तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म भी फिर सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि या तो वो प्लांट खा रहे होते हैं या वो उन जानवरों को खा रहे होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं। तो अगर प्लांट एग्जिस्ट करते हैं तो बाकी लाइफ भी एग्जिस्ट हो जाती है। नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड स्फीयर टू अर्थ। आपको भी पता है हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और स्फीयर मतलब होता है अर्थ। देयरफॉर हाइड्रोस्फीयर मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज। तो हाइड्रोस्फीयर के अंदर हर प्रकार की वाटर बॉडीज आ गई, चाहे वो ओशन हो, सी हो, गल्फ हो, बे हो, जो भी धरती में पाया जाता है। 71% जो अर्थ का है वो हाइड्रोस्फीयर है, क्योंकि पानी से कवर है। अर्थ में जो पानी है वो तीनों स्टेट में है, सॉलिड की स्टेट में भी है, लिक्विड स्टेट में भी और गैसियस स्टेट में भी है। और प्रॉपर बैलेंस बना हुआ है थ्रू वाटर साइकिल। मतलब सॉलिड स्टेट में अर्थ में वाटर कैसे है? आइस के रूप में पाया जाता है, स्नो, है ना। लिक्विड के रूप में आपको नदी में पाया जाता है, तालाब में, ओशन में, लिक्विड वाटर के रूप में। और गैसेस के रूप में ये वाटर वेपर, हमारे जो वातावरण में जो नमी है, वाटर वेपर है, जो ह्यूमिडिटी है, वो भी क्या है? वाटर ही है, वाटर वेपर्स, है ना। यानी कि वाटर धरती में तीनों स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड और गैस में पाया जाता है। और इन तीनों ही स्टेट में एक प्रॉपर बैलेंस बना रहता है थ्रू वाटर साइकिल। क्योंकि जब बहुत गर्मी होती है तो नदियों, तालाबों का पानी इवेपोरेट हो जाता है और वो कंडेंस होकर क्लाउड बना लेता है। एक टाइम के बाद इतना ज़्यादा क्लाउड बन जाता है कि वो उसका वेट नहीं ले पाता और वो प्रेसिपिटेट यानी कि बारिश या ओले या बर्फ़ या स्नो के रूप में नीचे वो बरस जाता है। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। विदाउट विच लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल ऑन द अर्थ। तो अगर वाटर साइकिल नहीं हो तो लाइफ तो अर्थ में हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर एक ग्रीक वर्ड एटमॉस से बना है। एटमॉस मतलब होता है वेपर और स्फीयर का मतलब है अर्थ।
दिस टर्म वॉज क्वाइंड व्हेन ओनली वाटर वेपर्स वॉज फैमिलियर एंड अदर गैसेज वर नॉट। पहले जो हमको पता था कि हमारे वातावरण में सिर्फ वाटर वेपर पाया जाता था, तो वाटर वेपर को ध्यान में रखते हुए वर्ड आ गया एटमॉस, और इसलिए हमने उसको एटमॉस्फेयर कहा। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, एटमॉस्फेयर में सिर्फ वाटर वेपर नहीं पाया जाता है, और भी गैसेज पाई जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, आर्गन वगैरह हैं बाकी। बायोस्फीयर क्या? इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द अबव थ्री स्फीयर, तीनों स्फीयर से रिलेटेड है। इनफैक्ट ऑल द कंपोनेंट्स इन द एनवायरनमेंट आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। कोई भी कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का, इथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और आपका एटमॉस्फेयर और साथ में बायोस्फीयर, ये चारों आपस में इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट हैं। एनवायरनमेंट मीन्स द सराउंडिंग सिचुएशन दैट एग्जिस्ट अराउंड अस। एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? हमारे चारों तरफ जो सिचुएशन है उसको एनवायरनमेंट कहते हैं। और हैबिटेट इज द टर्म यूज टू इंडिकेट द एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स। और हैबिटेट का मतलब है वो एनवायरनमेंट जिसमें पर्टिकुलर प्रकार के प्लांट और एनिमल्स पाए जाते हैं, है ना। जैसे द हैबिटेट ऑफ फिश, जैसे फिश का हैबिटेट क्या हुआ? पॉन्ड या सी, या कोई भी वाटर बॉडी हुई। कॉनिफरस ट्रीज का हैबिटेट क्या हुआ? मतलब वो वातावरण जहाँ वो पाया जाता है, यानी कि कॉनिफरस ट्रीज कहाँ पाए जाते हैं? टेम्परेट रीजन्स में पाए जाते हैं। तो एनवायरनमेंट मतलब हुआ हमारे चारों तरफ जो एरिया है उसको एनवायरनमेंट कहते हैं, और हैबिटेट मतलब जिस जहाँ पर हम पाए जाते हैं, कोई भी चीज़ पाई जाती है ना, उसके आसपास का वातावरण, पानी हो, चाहे माउंटेनियस रीजन हो, चाहे लैंड एरिया हो, चाहे डिजर्ट हो, है ना। नाउ व्हाट आर द कंडीशंस दैट आर फेवरेबल फॉर लाइफ ऑन द अर्थ? अर्थ में लाइफ क्यों एग्जिस्ट कर रही है? ऐसे क्या कारण है जिसमें अर्थ में लाइफ है और बाकी प्लैनेट्स पे नहीं है? ये क्वेश्चन आ जाएगा आपका डिटेल में। फर्स्ट पॉइंट है, द अर्थ इज एट द ऑप्टिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन, देयरफॉर इट इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, इट इज एन एवरेज टेम्परेचर, इट हैज़ एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ 17 डिग्री सेल्सियस विच इज सुटेबल फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट। अर्थ की जो दूरी है सन से वो एक सही दूरी पर है, ना बहुत ज़्यादा पास है ना बहुत ज़्यादा दूर है। इसकी वजह से अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होती है और बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं होती है। इसका जो एवरेज टेम्परेचर है 17 डिग्री सेल्सियस है, जो कि जीवन के लिए एकदम परफेक्ट है ना। हर प्रकार का जीवन इसलिए एग्जिस्ट करता है। सेकेंड जो है, द प्रेजेंस of atmosphere which is made up of life supporting gases such as nitrogen, oxygen and carbon dioxide। हमारे अर्थ में एक जो एटमॉस्फेयर पाया जाता है उसमें इस प्रकार की गैसेस पाई जाती है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन ऑक्साइड, जो कि लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ओजोन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है हमको, इसलिए भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। ओके, नेक्स्ट क्या है? द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन ऑल द थ्री स्टेट। हमारी धरती पे वाटर तीनों स्टेट्स पे पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, क्योंकि आपको पता है स्नो पाई जाती है, नदी तालाब में पानी पाया जाता है और वातावरण में वाटर वेपर पाया जाता है। इसकी वजह से आपका लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और मतलब हर जगह आपका क्या है, लाइफ एग्जिस्ट करती है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, सब जगह लाइफ एग्जिस्ट करती है। ड्यू टू द वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल देयर इज अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन विदाउट विच लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल। और एक प्रॉपर वाटर साइकिल है जिसकी वजह से क्या होता है, पानी का बैलेंस धरती पर बना रहता है ना। इवेपोरेशन होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो पानी उड़ के भाप बन जाता है और इससे क्लाउड बन जाते हैं, कंडेंस होकर क्लाउड बन जाता है। फिर जब क्लाउड बहुत ज़्यादा भारी होते हैं तो फिर ये प्रेसिपिटेट हो जाता है बारिश के रूप में, स्नो के रूप में, ओले के रूप में, और पानी धरती से उड़कर गया था, बादल बना, फिर बादल बरस के फिर पानी धरती पे आ गया। तो ये साइकिल चलती रहती है ना। द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सॉइल विच प्रोवाइड्स। अर्थ क्रस्ट के अंदर मिट्टी है और मिट्टी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। और चूंकि प्लांट ज़रूरी है बाकी लाइफ के लिए, बाकी फॉर्म्स के लिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बाकी ऑर्गेनिज्म या तो प्लांट को खाते हैं या वो उन जानवरों को खाते हैं जो प्लांट खाता है। तो ये 6 कारण हैं जिसकी वजह से अर्थ में लाइफ होती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना है। इसमें आपका बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और छोटे छोटे भी। मैंने वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन दे दिया है, फिर इन्होंने कुछ टर्म्स दे दिए हैं याद रखने के लिए, राइट। और फिर एक्सरसाइजेज है। मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया है अपने चैनल पे जिसमें मैंने शॉर्ट्स इस सारी एक्सरसाइज का शॉर्ट बना के दिया है। इसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन दिया है मैंने, और आपके जो ये है आपके स्टेटमेंट वाले सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ना, रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, वो भी हमने कर लिया है। फिर हमने असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन भी कर लिया है। शॉर्ट आंसर्स के जो ये क्वेश्चंस हैं इनके आंसर शॉर्ट में लिखने हैं, इसको मैंने अलग से एक फाइल बनाई है PDF, उससे डाला है, उसी शॉर्ट के अंदर वो भी इंक्लूड है, तो आप देख लेना। फिर हमने डिफाइन द सारे फॉलोइंग टर्म्स भी किए हैं। ये वो वाले टर्म्स है जो बुक में है, मैंने पेज नंबर मार्क कर रखा है। नहीं तो आपको उस शॉर्ट के अंदर आपको एक अलग से PDF में भी ये सारे डेफिनेशंस मिल जाएंगी, गिव रीजंस भी मिल जाएंगे, डिटेल आंसर्स भी मिल जाएंगे, और डायग्राम तो आपको पता है पेज नंबर 4 पे है दोनों डायग्राम।
फिर एक छोटी सी जनरल नॉलेज का एक क्विज दिया है, अ स्टार विच इज़ मोर देन 5000 मिलियन ईयर्स अगो, तो इसका आंसर सन है। लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर है, रेड प्लैनेट मार्स है, ब्लू प्लैनेट अर्थ है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट मर्कुरी है। अ डे ऑन दिस प्लैनेट इज लॉन्गर देन अ ईयर, एक साल से भी बड़ा दिन होता है, तो वो कौन सा है? वीनस है वो प्लैनेट। सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? सैटर्न। द ओनली प्लैनेट दैट स्पिन्स और रोटेट्स ऑन इट्स साइड्स वो है यूरेनस। और फार्देस्ट प्लैनेट क्या है? नेपट्यून। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरी एक्सरसाइज भी कर ली, चैप्टर का वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन भी मैंने दे दिया। अब अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। और मुझे ज़रूर बताओ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया कि नहीं, और ऐसे चैप्टर्स का मैं वीडियोस बनाऊं कि नहीं, आपको ज्योग्राफी के वीडियोस देखने हैं या फिर मैं साइंस में कॉन्सेंट्रेट करूं। थैंक यू।